सो हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग। तो एक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बच्चों में आपको सिखाने जा रहा हूँ ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मैं एकदम फुल चैप्टर क्विकली एंड इन वन शॉट। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बनी रही है एंड आपको पूरा चैप्टर एकदम छक्का मस्का की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिए वापस आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। यू विल एंजॉय द वीडियो। तो चलो अंदर चलते हैं, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, देखो बच्चों, कुछ नहीं है। जब भी कोई प्रिज्म में से व्हाइट लाइट जाती है, ठीक है, तो वो जो है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब कोई भी व्हाइट लाइट जो है वो जो है 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, आप डेफिनेशन दे, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब व्हाइट लाइट का जो स्प्लिटिंग है 7 कलर में, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। लाइट डिस्पर्जन क्रिएट्स द रेनबो इफेक्ट विच इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, एंड लाइट डिस्पर्जन एंड क्रिएट्स रेनबो इफेक्ट। ठीक है, तो अभी जो डिस्पर्जन जो है, ठीक है, डिस्पर्जन होता क्या है, देखिए कोई भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हुई, एग्जाम में आपको ये डायग्राम निकालना है अगर आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं बोला तो। और उसके बाद आपको ये विबग्योर, आपको याद कैसे रखना है, विबग्योर, VIBGYOR। तो वी मतलब होता है वॉयलेट, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे इंडिगो नहीं दिया, इंडिगो। बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब और येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और यहाँ पे आर एक रेड। यहाँ पे एक इंडिगो कलर जो है इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिए, तो यहाँ पे और एक कलर रहेगा, वो जो है इंडिगो इज मिसिंग। तो आपको समझ में आ गया। तो जब भी कोई प्रिज्म में से व्हाइट लाइट हो जाती है तो वो जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अभी टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट मैं ऑब्वियस बताता हूँ। जैसे कोई रूम है, ठीक है, जैसे ये घर है, तो घर के अंदर सपोज एक छेद हो जाता है, तो छेद में से अगर जैसे रोशनी आ रही है, ठीक है, तो रोशनी जो है जैसे ही पार्टिकल्स के साथ जो स्कैटर होती है, तो वो जो इफेक्ट जो हमें दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द लाइट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं Tyndall effect, the phenomenon of scattering of light by the collision by colliding the particles. When the fine beam of sunlight enters a smoke filled room, smoke particles become visible due to scattering of light. मतलब जो जब भी कोई भी स्मोक रहेगा रूम में, उसमें से जब भी कोई लाइट जाएगी तो वो पार्टिकल्स को स्कैटर करेगी, तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स को जो स्कैटर करेगी लाइट, उसी को टिंडल इफेक्ट हो गया। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफर्स टू द अपरेंट ऑफ द रैंडम वेवलेंथ ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जैसे हमें स्टार्स जो है ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसमें क्या होता है, लाइट में जो है मतलब लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करना चालू हो जाती है। मतलब जैसे सपोज ये एक मीडियम है, ठीक है, तो लाइट इस मीडियम से आई तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, सेकेंड मीडियम में आ गई, फिर वापस एक दूसरे मीडियम में आ गई। तो लाइट जो है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में तो कोई एक जैसा तो एटमॉस्फेयर है नहीं, पूरा पूरा मिक्स एटमॉस्फेयर है। तो लाइट जैसे ही अंदर आती है तो ये जो ये क्या करती है, बहुत जगह पे रिफ्रैक्ट हो के, तो इसलिए हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकल होते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो है लाइट जो है बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पूरा पढ़ के नहीं, सब मतलब वही लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ आपको समझना है। आप ये जो डेफिनेशंस जो दिए उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स। पहले ही बताया मैंने, जो अर्थ एटमॉस्फेयर विथ मूविंग पैकेट्स ऑफ द वार्म एंड कोल्ड एयर। जैसे देखिए आपको मैंने बोला कि जो अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है उसमें वार्म भी एयर है, कोल्ड भी एयर है। तो अभी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है आपको यहाँ पे वार्म एयर भी मिल रहा है, कोल्ड एयर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर हो क्या रहा है यहाँ पे, जो चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर, जैसे पहले ठंडी हवा आई, उसके बाद गर्म हवा आई, तो उसके कारण हो क्या रहा है, तो एटमॉस्फेयर के चेंजेस के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, दैट अर्थ एटमॉस्फेयर विद मूविंग पार्टिकल्स वार्म एंड कोल्ड एयर। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो लाइट भी क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है, लाइट भी क्या हो जाती है, मतलब लाइट का भी डायरेक्शन जो है, कोई कभी एक मीडियम मिल रहा है कभी दूसरा मीडियम मिल रहा है, तो इसके कारण क्या होता है रिफ्रैक्शन, इसलिए जो हमें जो स्टार्स जो है वो ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। ठीक है, अभी अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, अभी कोई भी सन है, देखिए अभी होता क्या है, जैसे सनराइज होता है सनसेट होता है, हमें जो सनराइज है आने सूर्य उदय होने से पहले ही क्यों दिखाई देता है, वो इसीलिए दिखाई देता है बच्चों कि होता क्या है, जैसे देखो सन जो है, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमें तो भाई सामने वाला ही दिखेगा, पर एक्चुअल में होता क्या है, सन जो रहता है नीचे होता है, मतलब हमारे ऊपर मतलब एक्चुअल में ऊपर नहीं होता, वो क्या होता है जैसे वो जो रेज है एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करती है, तो वो क्या हो जाती है रिफ्रैक्ट हो जाती है और जो है थोड़ी बेंड हो जाती है टूवर्ड्स दी हमारे तरफ, तो हमें लगता है कि सन जो है वो आ चुका है, पर एक्चुअल में सन जो है वो हॉरिजॉन के नीचे ही होता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इज अबव व्हेन इट इज़ बिलो, तो इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें आपको आंसर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये वर्ड जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये भी हो गया आपका। ठीक है, स्टार का भी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन भी क्यों हमें पहले दिखता है ड्यू टू अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, मतलब देखो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार होता कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे आपको बोला एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो जैसे लाइट ट्रैवल करती है तो क्या होती है शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें शिफ्ट हो जाती है, तो शिफ्ट होते होते हमें जो है ये लाइट इस तरफ दिखती है और हमें लगता है कि स्टार जो है यहाँ पे है, पर एक्चुअल में स्टार का पोजीशन ये ना होते हुए स्टार का पोजीशन ये है, बट हमें दिखाई देता है ये, क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, आंसर में ये होना ही चाहिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चाहे तो जो कुछ भी जो भी आप आंसर लिखेंगे उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखेंगे, उसको आपको क्या करना है अंडरलाइन करना है, तो टीचर को एकदम बराबर समझ में आ जाएगी, बच्चे को पूरा प्रॉपरली पता चल गया। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम व्यू, तो जो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दिस इज़ योर मायोपिया एंड दिस इज़ योर नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है आपको अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मायोपिया, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आपने बोला कि मायोपिया पूछा जाएगा, अगर नियर साइटेडनेस पूछा गया तो भी आंसर जो है वही सेम रहेगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, नॉर्मल विजन मतलब होता क्या है, फार अवे ऑब्जेक्ट इज फार अवे ऑब्जेक्ट इज क्लियर, नॉर्मल विजन फार अवे ऑब्जेक्ट इज क्लियर। ठीक है, इसमें डिफेक्ट नियर साइटेडनेस द आई बॉल इज टू लॉन्ग, फार अवे ऑब्जेक्ट इज ब्लरी, मतलब इसमें होता क्या है, नॉर्मल विजन हमें जो है पास का अच्छे से दिखाई देता है, मतलब हम लोग जैसे जो बच्चे हैं कुछ रीड वगैरह बुक्स वगैरह अच्छे से कर लेते हैं, बट उनको जो है दूर का देखने में धुंधला धुंधला नज़र आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मायोपिया। ठीक है, तो उस डिफेक्ट में जो है बच्चे को दूर का नहीं दिखेगा बट पास का आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको होगा मायोपिया। तो मायोपिया में होता क्या है, देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है, अपना जो आई बॉल जो है हम अपना क्या हो जाता है, इसका जो मसल्स जो है सिलरी मसल जो है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा आई का, तो सिलरी मसल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये जो मसल्स जो है यहाँ पे वीकन हो जाते हैं, तो इसके कारण हमारा आई बॉल जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लंबा हो जाता है, तो होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई दूर का चीज़ देखने जाते हैं तो होता क्या है कि इमेज जो है हमारे रेटिना पे फॉर्म नहीं होता है। देखिए अभी कोई भी हमें अगर इमेज दिखना है, ठीक है, अगर कोई भी हमें इमेज अगर दिखना चाहिए तो ये जो दिख रहा है ये रेटिना होता है, ये जो होता है रेटिना। अगर कोई भी लाइट जो है हमारे रेटिना पे गिर रही है तो ही हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर हमारी देखिए यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही लाइट जो है यहाँ पे गिर रही है, तो यहाँ पे जो है रेटिना पे लाइट नहीं गिर रही है, तो इसलिए हमें जो दूर का ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है। तो यही होता है, देखिए जब हम पास से कोई देखते हैं, ठीक है, तो हमें वो दिखाई देता है, बट जब हम दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूर से कोई रेज आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये हमारी रेटिना है, तो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहे रेज, तो लाइट रेज, इसलिए क्या हो रहा है, हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, वी विल नीड टू यूज़ दिस कॉनकेव मिरर। हमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का जो है, कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, हमें जो है कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ से क्या होगा, जो भी जैसे हमारे
लेंस के ऊपर जब भी रेज गिरेंगी तो क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद जो है वो जो है लेंस पे गिरेगी, ठीक है, डाइवर्ज होके लेंस पे गिरेगी, एंड लेंस पे गिरने के बाद जो है वो जो है, देखिए डिफेक्ट क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हमारी आई बॉल बड़ी हो गई, ठीक है, आई बॉल बड़ी हो गई तो क्या हो गया, रेज जो है कॉर्नर तक नहीं गिर रही थी, इसलिए वो दूर तक नहीं जा रही थी। तो जैसे ही हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे तो कॉन्केव इज डाइवर्जिंग लेंस, वो क्या कर देगा, रेस को थोड़ा जो है ढकेल देगा साइड की तरफ, ठीक है, तो साइड की तरफ ढकेल देगा तो क्या होगा, ये फिर साइड से फिर दूर तक रेस थोड़ा ट्रैवल करेगी और बराबर जाके हमारे रेटिना पे गिरेगी। इसलिए जब हम आइस चेक करने जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, जो लेंस एक से एक के बाद चेंज करता जाता है, तो वो चेक करता है कि कौन सी लेंस डालने के बाद बराबर इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हो रही है। जहाँ पे आपका इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हो गया तो वही आपकी कॉन्केव लेंस होगी, वही आपका नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्शन ऑफ द मायोपिया। तो अभी हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में होता है क्या है, इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर का तो दिखाई दे रहा है बट पास का दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। मायोपिया में क्या हो जाता है, आई बॉल बड़ी हो जाती है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में छोटी हो जाती है। अभी आई बॉल छोटी हो गई तो उससे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आई बॉल छोटी हो गई तो अब अभी बताते हैं क्या प्रॉब्लम। देखो आई बॉल छोटी हो गई तो हो क्या रहा है इसमें हो क्या रहा है, इसमें पास से जो रेज आ रही है, ठीक है, पास से जो रेज आ रही है, आई बॉल अभी छोटी हो गई, ठीक है, तो पास से जो रेज आ रही है ना, तो क्या हो रहा है, वो इतना ज़्यादा दूर तक चले जा रही है कि वो रेटिना से भी, मतलब देखो इमेज तभी फॉर्म होगी जब वो रेटिना पे ही गिरेगी, ये रेटिना है, जब वो रेटिना पे ही गिरेगी, ना तो रेटिना से आगे गिरनी चाहिए, ना जो भी पॉइंट रहेगा ना रेटिना के आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए, बराबर रेटिना पे ही होना चाहिए। अगर रेटिना पे ही जो रेज आके अगर टच होती है तभी ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे रेटिना पे नहीं हो रही तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी इसको ठीक कैसे करना है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, देखो कन्वर्ज करेगा और क्या करेगा, जो बहुत किनारे पे गिर रही थी उसको थोड़ा सा ही बीच में कर देगा, बीच में आने के बाद क्या हो जाएगा, जो रेज जो है बराबर हमारी रेटिना पे गिरेंगी, ठीक है। तो इसके कारण हमें जो है ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगा। देखिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया करेक्शन फॉर द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये हमें पास का दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूर का दिखने में क्या, दूर से मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, पास से जब रेज आ रही है तो बहुत पीछे तक चली जा रही है रेटिना से। तो उसको ठीक करने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। उसके बाद प्रेस बायोपिया मतलब जिसमें हमें पास का भी नहीं दिखाई देता और दूर का भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ओल्ड पीपल्स में दिखाई देता है, ठीक है, विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आपके वीकिंग द सिलरी मसल्स, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, यूजिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इसमें आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों तरह के लेंस यूज़ करने हैं। तो देखिए कॉन्केव लेंस जो है आपको फार अवे ऑब्जेक्ट देखने के लिए, ठीक है, दूर का देखने के लिए कॉन्केव, जो हमने मायोपिया में यूज़ किया था, ये जो कॉन्केव लेंस में हमने मायोपिया में यूज़ किया था जिससे हमें दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, ठीक है। एंड ये जो है हमने कॉन्वेक्स लेंस जो है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो हमने हाइपरमेट्रो में ऐसे। तो अपने को बूढ़े लोगों का ऐसा भी चश्मा देखा होगा, तो एक्चुअल में थोड़ा जवान का ही है, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिलेरी मसल्स, यही जो है सिलेरी मसल्स ही क्या हो जाते हैं आपके वीक हो जाते हैं, या इसके कारण ही आपका मायोपिया और ये जो हाइपरमेट्रोपिया ये जो सब ये होती है। प्यूपल जो है आप देख सकते हैं, ये प्यूपल है हमारा, ठीक है, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है। अभी इनका डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई दैट अलाउज द लाइट टू एंटर द आईज इज नोन एज कॉर्निया, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन हो गया ऊपर वाला ये हो गया आपका कॉर्निया, ठीक है। आइरिस सर्कुलर थिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स इन द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल, प्यूपल की जो साइज कंट्रोल करता है ये ठीक है, ये आइरिस जो प्यूपिल है हमारा ये
इसकी जो साइज़ कंट्रोल करता है ये आइरिस, ठीक है। फिर pupil, the part of the eye located at the center of the iris, allowing the light to reach the retina, जो लाइट को रेटिना तक पहुंचाने का। pupil appears black in color, जो हमारा ब्लैक कलर में होता है ना, ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर बीच में, उसको हम लोग pupil बोलते हैं, ठीक है। द आइज, ठीक है। उसके बाद लेंस, द लेंस इज अ बाइकॉन्केव लेंस, ट्रांसपेरेंट, प्रेजेंट इन दी आई बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे जो है हमारा जो है एक लेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये लेंस हो गया, प्यूपिल के पीछे होता है, ठीक है। एंड रेटिना तो सब, अभी तो मैंने इतने देर से वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है देन ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दैट इज़ द रेनबो फॉर्मेशन। देखो रेनबो फॉर्मेशन में बच्चों आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है आपको सबसे पहले रेनबो फॉर्मेशन में होने के लिए सन और रेन का होना दोनों का नेसेसरी है। एंड रेनबो फॉर्मेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले होता है आपका रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्जन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अगेन रिफ्रैक्शन। तो आपको ये 4 क्वेश्चन आता है रेनबो फॉर्मेशन, तो उसमें आपको ये 4 जो है ये पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। सबसे पहले कभी भी वाइट रेज आती है तो वहाँ पर वाइट लाइट आती है ड्रॉप के अंदर, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट हो गया, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्जन मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसमें वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। फिर होता क्या है अंदर में, क्या होता है, जो 7 कलर जो लाइट है वो जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है अंदर जो रेन ड्रॉप के कारण होता है अंदर टोटल रिफ्लेक्शन होता है। फिर टोटल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है जब भी ड्रॉप में से बाहर निकलती है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर हमें जो है रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट जो है आपको ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन इज देयर, उसके बाद डिस्पर्जन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन। उसको आप जो है लिख सकते हैं पूरा प्रोसेस। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमें क्यों जो है स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि होता क्या है, देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जैसी कोई भी वाइट लाइट है, कोई भी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 कलर्स में होती है, स्प्रेड हो जाती है, विबग्योर, VIBGYOR। तो होता क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू एंड वॉयलेट, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों कलर इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी रहती है। तो वॉयलेट इंडिगो क्या हो जाता है, बहुत पहले ही एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाता है, और जो सबसे ज़्यादा आते एटमॉस्फेयर में स्कैटर, जो सबसे ज़्यादा लाइट जो स्कैटर होती है वो हो जाती है आपकी ब्लू। तो ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर होने के कारण क्या होता है, हमें जो भी एटमॉस्फेयर है वो पूरा ब्लू, बिकॉज द मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज ऑफ द ब्लू कलर, दैट्स वाई द स्काई अपीयर्स एज ब्लू। आपको क्वेश्चन में ये लिखना है कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो है ब्लू कलर की होती है एटमॉस्फेयर में, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अभी देखो रेड जो है उसका वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है अभी इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एम्बुलेंस में वगैरह रेड कलर की यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें जो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, मतलब वो स्कैटर कम होगा तो वो हमें बहुत ज़्यादा दूर तक लाइट जो है दिखाई देती है। इसलिए जो भी डेंजर सिग्नल होते हैं, आपके जो भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, दे ऑल आर ऑफ रेड साइन, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट जो है स्कैटर नहीं होनी चाहिए और वो जो है ज़्यादा दूर तक दिखाई देनी चाहिए। इसलिए भी जो डेंजर सिंबल होता है वो रेड से कलर किया हुआ होता है, ताकि वो जो लाइट है दूर तक किसी आदमी को दिखाई दे। ब्लू कलर ये जब पहले ही स्कैटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए जो है वो ज़्यादातर ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं यूज़ किए जाते हैं, और इसलिए जो है ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर, मतलब देखिए
सन से तो वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट में देखो सबको अधिकार रहता है, पर होता क्या है कि वायलेट इंडिगो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, और ब्लू कलर जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर में, जैसे ये एटमॉस्फेयर में है, पूरा ब्लू कलर हर जगह पे स्कैटर हो रहा है, पूरा ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है, पूरा ब्लू कलर। तो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर अगर स्कैटर हो रहा है तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू ही दिखेगा ना, और थोड़ी दिखेगा। ठीक है, अभी होता क्या है सनराइज और सनसेट के दौरान, सनराइज और सनसेट के दौरान क्या होता है, एटमॉस्फेयर देखिए अभी होता क्या है, देखिए नून में क्या होता है, या जैसे धूप वगैरह होती है तब हमें स्काई ब्लू ही दिखाई देता है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होता है, सन को जो है हमारे सर के ऊपर रहता है, तो उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं पड़ता है, एटमॉस्फेयर भी उस टाइम पे ज़्यादा नहीं रहता, लेस स्कैटरिंग रहता है, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू और सन जो है येलो दिखाई दे। बट सनराइज और सनसेट के दौरान अभी क्वेश्चन बनता है, वाई सनराइज एंड सनसेट के दौरान हमें जो स्काई जो है वो रेडिश कलर में दिखाई देता है। तो होता ये है कि देखिए ये जो है अभी सबसे पहले हो क्या रहा है, सनराइज और सनसेट के दौरान देखिए जो लाइट को जो है बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा फॉग वॉग हो जाता है, तो होता क्या है कि जो आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मतलब आते आते पहले ही बाकी सब लाइट क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, मतलब पहले ही सबकी पावर ख़त्म। तो मैंने आपको बोला रेड जो है वो बहुत दूर तक चलता है, तो लास्ट में आते आते बच जाता है रेड कलर। तो बचा अगर रेड कलर, पहले जो भी कलर्स थे उनकी एनर्जी पहले ही ख़त्म हो गई, तो हमें कौन सा लाइट दिखाई देगा बच्चों, तो हमें दिखाई देगा रेड कलर। तो हमें इसलिए रेड स्काई जो है हमें दिखाई देता है रेड कलर का, दैट्स वाई हमें जो स्काई जो है वो रेड कलर का, एंड सन जो है मतलब ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट रेड कलर का दिखाई देता है। समझा आपको? तो आपको समझ में आया होगा कि सब मैंने इसमें कलर किया है, ब्लू क्यों दिखाई देता है और सनराइज और सनसेट के कारण ये। तो इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें जो है सन रेड दिखता है, सनराइज और सनसेट, और सनराइज और सनसेट के दौरान बहुत सारा एटमॉस्फेयर्स, ड्यू टू मोर एटमॉस्फेयर, तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। देखिए ये दूरी हो गई या पास हो गई, ये दूर है ना, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो बाकी के लाइट सब स्कैटर हो जाते हैं, आते आते बच जाते हैं रेड और ऑरेंज। तो इसलिए हमें स्काई जो है रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। नून के टाइम पे तो डिस्टेंस कम ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो हमें जो है कोई ज़्यादा स्कैटरिंग की ज़रूरत नहीं है, बस वायलेट, इंडिगो स्कैटर हो गए, ब्लू कलर ही पूरा स्कैटर हो जाता है, और इसलिए हमें स्काई जो है दोपहर के वक्त में नीला दिखाई देता है। तो होप गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम लोग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।